तो चलो मैं फेरोमैग्नेट कराने जा रहा हूँ। डाया और पारामैग्नेट हमने करा दिया था, अब मैं फेरोमैग्नेट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पहले लिखाते हैं। लिखो फेरोमैग्नेटिक। लिख लिए फेरोमैग्नेटिक। लिखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज ferromagnetic substances are those which have strong tendency। देखो फेरो और पारा दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। फेरो में वीकली होता है, मतलब वीकली WEAK, और पारा फेरो में क्या होता है, फिर से सुन लो। पारा में वीकली होता है और फेरो में स्ट्रांगली होता है, दोनों का प्रॉपर्टी में सिमिलर है। और ये चीज़ है कि पारा में वीक होता है और फेरो में स्ट्रांग होता है। देखो ferromagnetic substances are those which have a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to a strong magnetic field, to a strong magnetic field, full stop। लिखो they develop a strong magnetization in the direction of magnetic field। They develop a strong magnetization in the direction of magnetic field। एग्जाम्पल लिख लो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ETC। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ETC। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखना। When a bar of ferromagnetic material is placed in an external magnetic field, the field lines are gets highly concentrated inside the material, and the field inside is enhanced, और उसके अंदर फील्ड इंक्रीज कर जाता है। देखो ये पेज नंबर है, बुकलेट के पेज नंबर है 34। यहाँ पे जो एक स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ फेरोमैग्नेट का बनाना है। देखो हमने ऐसे बनाया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B0 है और यूनिफॉर्म है, तो अगर हमने डाया मैग्नेटिक को पुट कर दिया, यहाँ पे डाया है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ऐसे बताया था, एक्सपेल्ड हो जाता है, यानी कि रिपेल्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो मान लो कि B = 10 टेस्ला है, तो यहाँ पे B = क्या हो जाएगा, लेस देन 10 टेस्ला। अच्छा, ये तुम्हारा पारा है, ये क्या है, पारा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऐसे। ये तुम्हारा पारा हो गया और ये फेरो है। ऐसे इसमें क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। और यहाँ पे जो स्पेस है पेज नंबर 34 पे, वो इसको बनाना है। यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है पूरे में, तो यहाँ पे हो सकता है B = हो जाए 12 टेस्ला, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मान लो कि 20 टेस्ला हो सकता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये दोनों हमने बता चुका है। फेरोमैग्नेटिक में इससे होता है, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो कि यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे बनाना है पेज नंबर 34 पे। ठीक है, और उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों।
ऐसा क्यों होता है, पहले जल्दी नोट कर लो। अब नेक्स्ट है एक्सप्लानेशन फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लानेशन फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसा होता क्यों है? तो देखो, अभी हमने बताया कि पारा और फेरो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। पारा में क्या होता है, वीकली होता है, यानी कि वीक WEAK, और फेरो में क्या होता है, स्ट्रांगली होता है। पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों के इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये चीज़ है कि जैसे पहले मैं बनाता हूँ ऐसे, पहले लिख दो एक्सप्लानेशन फॉर फेरो मैग्नेटिज्म, एक्सप्लानेशन फॉर फेरो मैग्नेटिज्म। देखो, पारा में ऐसे होता है, पहले मैं पारा बना रहा हूँ, दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे ये सभी मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल का तो होता है लेकिन रेंडमली ओरिएंटेड होता है, और सभी ये क्या होता है, इंडिविजुअल ही होता है ऐसे। ये क्या है, पारा है। इसमें भी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे बी नॉट कितना है, 0 है। लेकिन फेरो में भी ऐसा ही होता है। फेरो में ऐसे बना देते हैं, यह फेरो। लेकिन फेरो में क्या होता है कि ग्रुप होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। ये सभी क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी क्या होता है, ग्रुप में बंटा होता है। और जैसे मान लो कि एक डोमेन है, दूसरा डोमेन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरह से होता है। और इस डोमेन में 10⁻11 नियरली 10⁻11 एटम्स होते हैं। और इस डोमेन में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं सभी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें मान लो कि मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे है, इसमें मान लो कि मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे है। पारा का भी होता है, फेरो का भी होता है। तो पारा क्या होता है, इंडिविजुअली रेंडम होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। और ये सभी क्या होता है, ग्रुप बना होता है, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। अच्छा, इसको मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। और इसमें भी कुछ, जैसे मान लो कि हमने ऐसे बना दिया, ऐसे हो गया। फिर में ऐसे होता है, ग्रुप बनता है, ठीक है। तो इसी फिगर को हम ऐसे बना देते हैं, ये सबको बोलते हैं डोमेन। अभी मैं लिखाऊंगा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे।
इसको ऐसे, इसमें ऐसे, ऐसे बना दिया हमने, यानी कि सब के बदले में हमने एक बना दिया। अब देखो अब मैं दो चीज पूछता हूँ। एक, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लो कि ये दो मार्कर हैं, इसमें हमने 10 स्ट्रिंग्स को इंडिविजुअली ऐसे अटैच कर दिया दोनों में, और इसको ब्रेक करना हुआ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस 10 को एक हमने क्वाइल के फॉर्म में कर दिया, यानी कि रोप के फॉर्म में हमने कर दिया, उसको ब्रेक करना हुआ। तो जो हम रोप के फॉर्म में कर देंगे उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ये इंडिविजुअली रेंडम होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, ग्रुप में होता है। तो इस सब का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इस जो कंबाइंड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इंडिविजुअल के सम से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि इसमें मान लो कि 10⁻11 एटम्स है, तो इस सब का इंडिविजुअल का मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब कंबाइंड होगा तो ज़्यादा होगा, इसलिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो पहले लिखाता हूँ। ये क्या है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी नॉट कितना है, 0 है। जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो यही लिखो, लिखो एक्सप्लेनेशन फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, लिखो द इंडिविजुअल एटम्स और molecules of a ferromagnetic material have a permanent magnetic dipole moment, फुल स्टॉप। ये सबका इंडिविजुअल का परमानेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के चलते एक ग्रुप बनाता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। फुल स्टॉप के बाद में लिखो दे इंटरेक्ट with one another in such a way that they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a microscopic volume called domains। ये सभी क्या है, डोमेन्स है, सब देख रहे हो ना, ग्रुप में जो बना हुआ है सभी क्या है, डोमेन्स है। फुल स्टॉप। इन पैराग्राफ चेंज कर लिखना, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड these domains are randomly oriented। in absence of external magnetic field these domains are randomly oriented so that the net magnetic moment is 0। और इस फिगर को बनाना है, इस तो मैंने ऐसे बना दिया, उसके बाद में नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 पेज नंबर 35 पे गिवन है, इसके बाद में इस फिगर को बनाना है, ठीक है। उसके बाद में है when a ferromagnetic material is placed in external magnetic field। इस फिगर बनाने के बाद में लिखना when a ferromagnetic material is placed in an external magnetic field, all the domains align themselves along the direction of external field and align themselves in the direction of external field। फुल स्टॉप लिखो 10 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसके बाद में इस फिगर को बना लाना है। उसके बाद में देखो इसमें दिया हुआ है along the direction of external field and the domains oriented in the direction of field, ये सभी उसके डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इस फिगर को बना लेना है। बुकलेट में पेज नंबर 36 पे देखो,
फिगर को नोट करो जल्दी। उसके बाद में है टाइप ऑफ फेरोमैग्नेट। उसके बाद में है टाइप ऑफ फेरोमैग्नेट। टाइप ऑफ फेरोमैग्नेट फर्स्ट में होता है हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट फर्स्ट में होता है हार्ड फेरोमैग्नेट। देखो हार्ड फेरोमैग्नेट क्या क्या है। जैसे मान लो कि कोई फेरोमैग्नेट है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि यहाँ पे बी इक्वल टू 0 है, तो इसमें जो जितने भी डोमेन्स है सभी क्या होगा, रेंडमली ओरिएंटेड होगा। एक ऐसे है, मान लो कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक मान लो कि ऐसे है, ठीक है। जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं, मान लो कि बी नॉट है, तो ये जितने भी डोमेन्स हैं सभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। ये सभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। जैसे ही इसको बाहर हम कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के से बाहर कर लेंगे, तो ये लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, उसी डायरेक्शन में अलाइंड ही रहेगा। ये लॉन्ग टाइम तक उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, अलाइंड रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हार्ड फेरोमैग्नेट। मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच लिखो, हार्ड फेरोमैग्नेट में लिख लो, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिमूवल, इन विच परसिस्ट्स मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेट। यानी कि ये क्या है, रेंडम है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो सभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन डायरेक्शन में लाइंड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आते हैं, तो ए लॉन्ग टाइम तक इसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइंड रखेगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट। और बी में है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। पहले हार्ड फेरोमैग्नेट समझ गए। वैसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके जितने भी डोमेन्स हैं वो सभी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट सभी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। अब उसको हम बाहर ले आते हैं तो ये सभी क्या है, इसी डायरेक्शन में अलाइंड है, रेंडम नहीं होता है। लेकिन सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में क्या है, जैसे ये मान लो कि ऐसे है, ये रेंडम है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। जब इसको हम फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे हैं, तो ये क्या है, ये इसके डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले लेते हैं, ये फिर क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। यानी कि इसके जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, रेंडम हो जाएगा ऐसे। तो लिख लो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, द मैग्नेटिक मटेरियल इन विच द मैग्नेटिक मटेरियल इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स the magnetization disappears on removal of the magnetization disappears on removal of
on removal of external field is called soft ferromagnet. Example है soft iron. The ferromagnetic material in which magnetization disappear on removal of external field is known as soft ferromagnet. यानी कि इसको हमने एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिया और जैसे ही ये उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला ये फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, यानी कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, रेंडम हो गया। तो इसका एम नेट कितना हो जाएगा, 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। जैसे इसका था एम नेट कितना होता 0, लेकिन इसका एम नेट नॉट 0। तो चलो जल्दी इस फिगर को नोट कर लो। अब नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर इसको हम टीसी से डिनोट करते हैं, इसको हम टीसी से डिनोट करते हैं। तो देखो एक ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे T = 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो लिक्विड जैसे वाटर है तो इसके एबोव यानी कि 0 डिग्री के एबोव वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और बिलो क्या हो जाएगा, आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे T = मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बिलो वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इसके एबोव वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि गैस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसके इसी तरह से ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे TC होता है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, TC होता है। इसके बिलो फेरोमैग्नेट होता है और इसके एबोव क्या होता है, पारामैग्नेट होता है। यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सभी क्या बनाएगा, डोमेन बनाएगा, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मैग्नेटाइज्ड है तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ऐसे रहेगा, ये पारा हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डोमेन क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और डोमेन ब्रेक हो जाएगा तो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो लिखो द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, फुल स्टॉप। लिखो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर a ferromagnet becomes a paramagnet. A ferromagnet becomes a paramagnet. Full stop. लिखो the domain structure disintegrates. The domain structure disintegrates with temperature. Full stop. लिखो the temperature of transition. The temperature of transition from the ferromagnetic to paramagnetic is called Curie temperature. इसी को हम टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं।
द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और ये क्यूरी टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ये क्या है, ससेप्टिबिलिटी है C अपॉन में T माइनस TC, और इकाई क्या है, ससेप्टिबिलिटी है, C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, और TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फेरोमैग्नेट। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही, और ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसलिए इसके NCERT को बुक को रीड करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ना है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक। अब आगे पढ़ना है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो समझ गए, अगर इसमें किसी को डाउट्स है तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट्स है तो पूछो। और आज क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि बच्चे का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे का पेपर चल रहा है तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, इसलिए आज शॉर्ट ही क्लास हम रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में जो रहता है, मैं बता दे रहा हूँ इसके बाद में कौन सा टॉपिक रहता है। इसके बाद में 2 टॉपिक हैं, एक है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। और सेकंड टॉपिक है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये 2 टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये करा के उसके बाद में इसके NCERT के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कोई सिलेबस पीछे नहीं चल रहा है, अभी बच्चे का पेपर चल रहा है, इसलिए शॉर्ट ही क्लास आज रखूँगा। ठीक है।